ले पाई। आज आर्टिकल कल ही शुरू होना था, कल नहीं ले पाई मैं। कल कहीं चली गई थी मैं, रात शाम को 7:30 के बाद आई। तो आपका क्लास आज मैं लगा रही हूँ। आज कितना कौन दिन है आज? ये क्लास तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा ना बेटा? आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा करीबन 1 महीना तक। तो एक साथ कंबाइन किया है मैंने, क्योंकि सब में आर्टिकल डिटरमिनर्स बाकी है और पैरेललिज्म, ठीक है। और सीजीएल का बेटा आ गया डेट, आपको पता ही था, है ना। और एक चीज और है कि पूरा कंप्लीट जो डेट शीट आया है CHSL, स्टेनोग्राफर, CGL, सब का डेट आ गया। और सबसे नीचे दिल्ली पुलिस का भी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी भर ही देना, उसमें इंग्लिश नहीं आती है लेकिन अच्छा ही पोस्ट है, ठीक ठाक पोस्ट है ना। तो जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाए तब तक सबके लिए ट्राई करना चाहिए आपको। और सबसे मेन चीज है कि CET लागू नहीं हुआ इस बार, क्योंकि देखो CET के लिए सरकार प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। उन्होंने सब कुछ बना लिया, लेकिन लास्ट में सबके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि 15 लैंग्वेज में चेंज करना था। आज रात का एक 9-9:30 बजे करीबन बेटा मैं वो भी लगाने जा रही हूँ, एक इवेंट लगाने जा रही हूँ CGL का। सुनो, उसमें इसका वाला जो नहीं है, जो आज का आया है ये कैलेंडर, ये 3 चीजें लगा देना। देखो SSC लेगी बेटा, CET नहीं ले रही है, CET नहीं ले रही है। श्री, कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपने आप देख लूंगी, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल में अगर हम बात करें तो आर्टिकल क्या है, यहां तक कि शुरू में उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नहीं रखा गया था। नहीं, आपके जानते बेटा SSC के चीफ बहुत अच्छा आ गए, बहुत अच्छे SSC के चीफ आ गए। और उसके कारण जानते हो क्या हुआ है? अच्छा सुनो, मेरा कुछ बैचेस में 17, 18, 19, 20 नहीं हुआ है वोकैबुलरी, तो वो मैं साथ में तो करा सकती हूँ। जरा एक बार चेक करो, बार बार बच्चे कह रहे हैं, है ना, तो वो जरा चेक करके बता देना। जो SSC है ना चीफ, बहुत अच्छे आ गए हैं। वो चाह रहे थे जल्दी से जल्दी कराना, और सरकार का मूड था CET का, लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, ये अगर आप CET जल्दी लागू नहीं कर पा रहे हो तो हमें परमिशन दिया जाए। सरकार से परमिशन लेके उन्होंने डेट शीट निकाल दिया। तो चलिए, कम से कम ये थोड़े से प्रॉम्प्ट है तो आपकी नौकरी जल्दी लग जाए, है ना, इसीलिए अच्छी बात है ये तो प्रॉम्प्ट होना। अब आओ आर्टिकल। बेटा आर्टिकल को शुरू में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नहीं रखा गया, बाद में माना गया कि यार आई हैव कार बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, है ना। आपके पास गाड़ी है ऐसा फील होता है जैसे आपके पास अकेले गाड़ी है। नहीं, वो डायलॉग था मेरे पास माँ है, इसका मतलब और किसी के पास नहीं है। नहीं, तो इसीलिए माना गया कि नहीं, आई हैव कार नहीं, आई हैव अ कार कहूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसीलिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया किसके साथ? नाउन के साथ, क्योंकि कहा गया कि बहुत अच्छा नहीं लगता है बिना आर्टिकल के। तो फिर इसको बाद में डाला गया। तभी तो देखते हो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जबकि 9 पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो आर्टिकल को नाउन के साथ लगाना जरूरी है। और याद रखना, आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, एक इनडेफिनेट है, एक डेफिनेट है। तो सबसे पहले हम देख ले कि आर्टिकल है क्या और कहां इस्तेमाल होता है। ही इज अ गुड बॉय। देखो बेटा, अगर आप बॉय हटा दोगे तो ही इज अ गुड नहीं होता, है ना। बिल्कुल कीर्ति, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है, आपके साथ भी है, बिल्कुल है। और अच्छे से प्रिपेयर करो, हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय। बेटा अ क्यों लगाया? क्योंकि बॉय था। अगर बॉय हटा दे तो ए भी हट जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल नाउन के साथ आता है। शी इज एन एक्सेलेंट। एक्सेलेंट का मतलब होता है एकदम उत्कृष्ट। तो भाई उत्कृष्ट क्या?
नाउन गायब है तो आर्टिकल भी गायब होगा। शी वेंट फॉर अ वॉक, शी वेंट फॉर अ राइड, अ ड्राइव, अ स्ट्रॉल, आई वेंट फॉर अ टॉक, मतलब नाउन के साथ आर्टिकल आता है। लेकिन अगर आर्टिकल लगा दो ना तो वर्ब भी कई ऐसे वर्ब से जो आर्टिकल लगाने के बाद वो नाउन बन जाते हैं, जैसे राइड, वॉक, ड्राइव, स्ट्रॉल मतलब टहलना, है ना, टॉक मतलब बात करना। लेकिन यहां पे हो गया अ टॉक मतलब वार्तालाप के लिए गई, एक सैर के लिए मैं गई, यानी ए प्लस वर्ब लगाने पर वो नाउन बन जा रहा है। यहां तक कि मॉडल है बेटा मस्ट, लेकिन जैसे अ मस्ट लगाया मैं पूछूंगी भाई मस्ट क्या है, जैसे आर्टिकल दिखेगा समझ जाना नाउन है। यानी आर्टिकल बताता है मेरे पास नाउन है, आर्टिकल बताएगा कि भाई मेरे तुरंत बाद कौन आएगा, नाउन आएगा। देखो ठीक है, क्लियर बेटा। आपका फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि कल मैं क्लास ले नहीं पाई, इसलिए फिर सारा कंफ्यूजन हो गया। आपका क्लास अभी कुछ दिनों तक आराम से ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आते रहना और आपका क्लास शुरू होगा 5:30। मैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे की बात नहीं कर रही, मैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे की अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी 5:30 आते रहना आप लोग। चलो क्लियर हो गया। अब आर्टिकल आओ, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, पहले खाली इतना देखना, बहुत अच्छे से रीड करना बेटा। अभी अगर आप उतार रहे होते तो कितना पढ़ते हैं। प्रवीण मैं हमेशा आप लोगों को डायरेक्शन देते रहूंगी, एकदम निश्चिंत रहो बेटा, बस जितना पढ़ाया है उसको रीड करते रहो, पढ़ते रहो। नहीं अब है मेरा कोई स्टूडियो चेंज नहीं बेटा, कोई लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बताओ। देख लिया। यस अंशु, क्लास कल भी होगी बेटा क्योंकि कल हम ले नहीं पाए। जानते हो मैं आपको बताऊं एक चीज, छोटी सी बात, आपके जो अधिकतर इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन टीचर्स है ना, जो मतलब ऑनलाइन में फेमस टीचर्स हैं, जानते हो उनके ऑफलाइन बैचेस बहुत कम है, एक दो को छोड़कर सारे लोग ऑनलाइन वाले ही हैं। लेकिन मेरा क्या है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो गया है, तो इसीलिए एकदम ऐसा टाइट पैक रहती हूँ ना, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी हालत रहती है मेरी। मॉर्निंग में पूरा ऑफलाइन, अभी भी 5:30 बजे का 6 बजे, पता क्यों किया है, कोई 3 दिन, क्योंकि मैं 5:30 बजे वहां पर छूटती थी और यहाँ पहुंचते पहुंचते 5:45 बज जाते थे। और सबसे प्रॉब्लम क्या हो गया ना, 1 महीने से मेरा लिफ्ट खराब हो गया है और 4th फ्लोर में मेरा स्टूडियो है और वो लिफ्ट बन नहीं रहा है बिकॉज उसका वो कार्ड इंडिया में मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो एकदम मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल लगता था यार सांस फूल गया, 5:50 हो रहा है और बच्चों से भी बात सुनना कि भाई लेट से आ रहे हो। तो फिर मैंने कहा इसको 6 बजे कर दो, हाँ कुछ दिनों के बाद मैं वहां सेटल डाउन कर लूँ तो फिर 5:30 कर दूंगी, अभी 6 बजे कर दो। चलो सुनो, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक इनडेफिनेट होता है, एक डेफिनेट होता है। रीड तो कर लिया ना, अब सुनो। अगर मैं आपको कहानी सुनाने चलूं, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, आपको क्या पता मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ, नहीं पता है, इसका मतलब आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूं आपको नहीं पता है तो वो आपके लिए इनडेफिनेट है। अब मान लो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं एक राजा की, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी एक किंग, तो एक किंग कहा मैंने, यानी अ, एक का प्रोनाउंसिएशन अ होता, अ किंग यानी इसका मतलब 1 है। और बेटा मैंने कहा अ किंग, किंग्स नहीं कहा, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो किंग काउंटेबल है, पानी हवा ये सब काउंटेबल नहीं है, किंग काउंटेबल है। तो किंग के साथ मैंने ए लगाया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आया। मैं अ किंग्स तो नहीं कह सकती ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होगा। अगर मैं कहूं अ वाटर कहोगे, एक पानी थोड़ी होता,
एक हवा थोड़ी होता, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा। अब मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक राजा था। बेटा अभी इंट्रोडक्शन ही तो हो रहा है उस नाउन का, यानी जब नाउन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कैसा नाउन का, काउंटेबल नाउन का, वो भी खासकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, तब आप ए और एन लगाओगे। ओके, हो गया इंट्रोडक्शन। अब सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, सेकेंड सेंटेंस में कहोगे कि जैसे आपने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, वैसे ही मेरे दिमाग में छवि बन गई कि मैम एक राजा की कहानी सुनाने जा रही है, यानी मैं समझ गया कि राजा की कहानी सुनाने जा रही है, यानी इंट्रोड्यूस्ड हो गया। अब आगे पूरी कहानी में जहां पर भी किंग आएगा वहां पे द आएगा, यानी द कम्स विथ नाउन्स दैट आर डेफिनेट। हो गया डेफिनेट, पता चल गया आपको राजा की कहानी सुनाने जा रही है। दैट कैन बी विजुअलाइज। छोटे बच्चे हमेशा जैसे कोई कहोगे एक राजा था, तुरंत वो राजा के बारे में सोचने लगता है, इसका मतलब विजुअलाइज करने लगता है। या मैं कहूंगी शट द डोर पॉइंट आउट कर रही, क्लोज द विंडो, यानी वो डेफिनेट। मेक द बेड, टेक आउट द बुक, जैसे मैंने कहा टेक आउट द बुक, आप समझ गए किसकी बता रही हूं मैं। अगर इसका मतलब है रोज मैं जो बुक पढ़ाती हूँ उसी को कह रही हूँ टेक आउट द बुक, दिस मीन्स आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना। इसीलिए वो इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। पहले क्लास में मैंने कह दिया कि भाई देखो आपकी सारी की सारी जो पीडीएफ है वो इस क्लास नोट्स में, और जैसे मैं कहूंगी टेक आउट द बुक, आप तुरंत कहोगे अच्छा द बुक मतलब जो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका था। तभी मैंने कहा कि एक राजा था, है ना, इंट्रोड्यूस हो गया। आगे पूरी कहानी में जहां भी राजा आएगा वहां पे द लगेगा, और द किंग, द वाटर, द एयर, द एटमॉस्फियर, द नेचर, भाई काउंटेबल हो नहीं हो, है ना, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डेफिनेट है आप उसके तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो। बोलने वाले सुनने वाले दोनों को पता है किसकी बात हो रही है, तो वो क्या लेगा, वो हमेशा आर्टिकल द लेगा। लो ठीक है बेटा, हम आर्टिकल पढ़ा रहे हैं। अब आओ जो पढ़ाया उसी पर बेस्ड इसको देखो तो हो गया। ही इज अ सिंगर, बिल्कुल सही है। दे आर अ सिंगर्स, एकदम गलत यार। अब सिंगर्स है तो ए कैसे होगा। नाउन पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, नाउन एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ आर्टिकल एंड नहीं आता। सम एडवाइस कर दो, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग बताए, एंड ही इज अ वेरी गुड डांसर। बेटा देखो ध्यान से, अगर हम डांसर कहें तो ये नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया,
एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताया और आर्टिकल लगाना है तो सबसे आगे लगा दिया आर्टिकल। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हम लोग आर्टिकल के लास्ट में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आओ ए और एन। ध्यान से सुनना बेटा, अगर ए और एन की बात करें हम, तो ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी ए ई आई ओ यू के छोड़कर। लेकिन ए ई आई ओ यू जो ये वोवल्स है ना, ये इंग्लिश बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करोगे तो हिंदी देखोगे ना, जो शुरुआत है ना अ से लेकर आओ तक, वो सारे के सारे वोवल्स है और उसके नीचे जितना है सब कॉन्सोनेंट है। इसलिए वर्बल के साथ क्या आएगा? एन आएगा। क्या है वर्बल साउंड? ए ई आई ओ यू का साउंड है अ से लेकर आओ तक, आ ई उ ऊ ए ओ आओ, है ना। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कभी कराते हैं। चलो अब जरा इसको करो तो 1 से लेकर 16 तक साउंड सुन के करना बेटा। ए और एन को एक्सप्लेन कर दो। अभी रुको बेटा सचिन, सब कुछ करूंगी यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? एक एक चीज पढ़ा कर निकालूंगी बेटा। एक चीज मैं बता दूं, एक बिहार का एक स्टूडेंट ने लिया और मुझे फोन करके स्पेशली बताया कि मैडम मैं यहाँ एक कोचिंग में पढ़ता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद आपका ही उठा के वो मुझे नोट्स दे रहा है। इसीलिए टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ करा दूंगी अच्छे से। कर दिया? हो गया? एन ऑरेंज, देखो ऑरेंज, ईगल, एन ईगल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। लेकिन बेटा यूरोपियन अ से लेकर आओ तक के बीच में नहीं आता है, यू प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, 1 रुपी कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है, एन ऑनेस्ट मैन, ईयर, एन ईयर। नाउ those who are from English medium background, they might find it awkward कि भाई हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग क्यों सोचें, है ना। बिकॉज इंग्लिश में वर्बल साउंड है, हिंदी में ठीक है स्वर है, तो वो अपना अलग है। हिंदी में तो आर्टिकल था ही नहीं, जिसके कारण इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच कई सालों तक सोचते रहे। अब सुनो, मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैं ये कहूंगी कि ठीक है, अगर मैं यहां पे एन नहीं लगाकर ए लगा दो, ठीक है, बाकी ए तो था ही जगह पे, जहां पे चलो मैं ऐसे कहूं कि जहां पर हमें एन लगाना था, मान लो हम वहां पर भी ए लगा दिए,
मान लो हम वहां पर भी ए लगा दिए। क्या डिफरेंस आया, ध्यान से सुनना। ऑरेंज, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट। भाई मेरा दो दो शब्द है, एक आर्टिकल है और एक ऑनेस्ट है। ये दो दो शब्द को दोनों को अलग अलग तो करो, नहीं हो पा रहा है। ऑरेंज, अम्ब्रेला, कहां हो पा रहा है? अगर अलग करना तो बोलना पड़ेगा एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर। हाँ, यहां पे तो ए और वन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो ही रहा है। अ 1 रुपी कॉइन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, ये तो अलग अलग हो रहा है। लेकिन अगर हम एन की जगह पे ए लगा रहे हैं तो वो ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए। अब आ यहां पे बेटा, ये ईयर है, ये ईयर है और ये ईयर है, यहां पे अ ईयर होगा। एमपी एन एमपी, डीसीपी अ डीसीपी। यू, मादा भेड़ को यू कहते हैं, फीमेल शीप को अ यू। लेक्चरर से बेटा प्लूरल नाउन है। मैं तो यही बैठ के देख रही थी कि 13-14 का क्या लिखते हो तुम लोग। ए और एन भरना है तब तो कुछ नहीं आएगा, द आ सकता था। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। पुलिस प्लूरल नाउन है, इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। एक्सरे मशीन, एक्सरे एन एक्सरे मशीन। चलो, आर्टिकल विज़ एडजेक्टिव्स। अब सुनो ध्यान से बेटा, हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके, सॉरी हम लोग एडजेक्टिव पढ़ चुके। अगर एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, नाउन पढ़ लेते हैं और दूसरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। मैं पूरी कोशिश मैंने की है कि आर्टिकल जहां जहां से रिलेटेड है एडजेक्टिव से और नाउन से, वो सारा एक जगह हमने रख दिया, ताकि आप जब ये पढ़ लोगे उसके बाद होगा हाँ अब पूरी तरह से खत्म हो गया। आप सुनो ध्यान से बेटा, आर्टिकल अगर मैं विज़ इसका मतलब होता है किस संबंध में, एडजेक्टिव के संबंध में आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले आओ 1 से लेकर 9 तक देखना, और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी अभी। हिंदी से करना होगा, यस बेटा श्रुति, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो कोई बात नहीं अरविंद, मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूं कि आर्टिकल जहां जहां एडजेक्टिव से रिलेटेड है वो पोर्शन में यहां से खत्म करूंगी। ठीक है, विज़ का मतलब होता है के संबंध में। आप 1 से लेकर 9 तक अच्छे से देख लो।
देख लिया? अब सुनो, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं और बहुत ध्यान से समझना। सबका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आपको सिर्फ देखना है कि एक्सप्लेनेशन में है क्या। बेटा, कावर्ड का मतलब होता है कायर आदमी। तो कायर लोगों की बात करोगे तो कावर्ड में एस लगाएंगे, जैसे नाउन में हम एस लगाते हैं। प्लूरल नाउन के साथ देखो प्लूरल वर्ब आ गया। नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस नहीं लगाएंगे तब प्लूरल रहेगा, है ना। द कावर्ड डाई मेनी अ डेथ। कायर लोग रोज डर डर के मरते हैं, है ना। मुझे अगर आप जायंट व्हील जो नहीं होता, बड़ा वाला जो होता है झूला, उसमें अगर बिठा दोगे तो मैं तो जितनी बार वो नीचे आएगा उतनी बार मरती हूँ डर के मारे, मुझे इतना भयंकर डर लगता है। ठीक है, तो कावर्ड्स मतलब कायर लोग रोज डर डर के मरते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये आर्टिकल द अगर किसी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में लगा दो तो ये मिल के बन जाता है प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन लेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। प्लूरल नाउन कैसे? द ब्रेव का मतलब होता है वीर लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, है ना। यानी सारे के सारे जितने लोग गरीब है द पुअर में आ गए। द पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं होगी, द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती। द रिच का मतलब ही हो जाता है सारे अमीर लोग। अब देखो, मैं कहूंगी द ब्रेव, द ब्रेव, द प्लस एडजेक्टिव मिल के बन गया प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा ना। जो वीर होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं। द ब्रेव डाई बट वंस। देखो, आलोक कह रहा है मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा भयंकर डर लगता है। मुझे तो झूला में बिठा दो तो उसके बाद तो फिर मेरा सर उर चकरा के एकदम मैं खत्म हो जाती हूँ। उससे अच्छा मैं बैठूं ही ना। चलो, अब फिर से आया द टफ। द टफ का मतलब होता है जो सख्त लोग होते हैं, टफ लोग होते हैं। गेट गोइंग। द टफ का मतलब अगेन द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मीनिंग क्या है देखो, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब लाइफ कठिन हो जाए, द गोइंग मतलब चलना कठिन हो जाए, द टफ गेट गोइंग। जो टफ लोग होते हैं ना वही लोग चल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। यानी जैसे आप देखे सीसीडी का मालिक सुसाइड कर लिया, माल्या भाग गया, है ना। इसका मतलब व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, यानी जब चलना कठिन हो जाए तब जो टफ लोग होते हैं ना वही चल पाते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग मर जाते हैं या भाग जाते हैं, है ना। क्लियर? देखो, बंगी जंपिंग प्रथम, उसमें तो बीच में से ही ऊपर में चली जाऊंगी। बंगी जंपिंग, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से जब मुझे छोड़ेगा ना तो जब तक मैं बीच में आऊंगी तब तक मेरे प्राण पखेरु फिर से ऊपर पहुंच जाएंगे, उड़ जाएंगे। समझ में आया? द गोइंग गेट्स टफ, जब चलना कठिन हो जाए। द टफ का मतलब अब याद रखना बेटा, ये द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव में एस मत लगा देना यार, टफ्स लगा दिए थे एक बार। एक बार द पुअर्स आया था, द पुअर्स कुछ नहीं होगा, द पुअर ही तो सारे हो गए। अंकिता, बेटा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था टफ होने के अलावा, समझ में आया, इसीलिए हो गई। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो नेक्स्ट करें।
द ब्रेव, बेटा द ब्रेव, अभी बताया था द ब्रेव मिलके प्लूरल हो गया, तो बी का प्लूरल फॉर्म लगेगा आर रिवॉर्डेड। जो वीर लोग हैं उन्हें ही रिवॉर्ड मिलता है ना। अब आओ, ये तीन थे जो एक ही से थे, एक ही जो मैंने आपको सिखाया है कि द प्लस एडजेक्टिव मिल गया तो मिल के वो प्लूरल नाउन बन गया, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, यानी प्लूरल नाउन द ब्रेव, गेट्स नहीं गेट आया, है ना। उसके बाद डाइस नहीं डाई आया, इज नहीं आर आएगा, खत्म। अब सुनो फोर्थ और फिफ्थ का ध्यान से। जितना ऊपर उठते हो उतना ही ज्यादा भारी भरकम तरीके से गिरेगा आदमी। जैसे मैंने कहा कि माल्या को देश छोड़ के ही भागना पड़ गया, सीसीटीवी वाले को सुसाइड करना पड़ गया। क्यों भाई? छोटे मोटे किसान उसान जो होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ चलो झेल लिया। छोटे मोटे जो व्यापारी होंगे क्या होगा, दुकान उनका बंद हो गया तो कहीं और नौकरी करके कुछ दिन तक चला लिया, फिर थोड़ा आमदनी वगैरह जमा करके फिर से दुकान खोला, है ना। लेकिन जो करोड़ों अरबों में काम करते हैं उनका नुकसान भी तो करोड़ों अरबों में होता है ना। द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। अब सुनो ध्यान से, द हार्डर क्यों आया? अगर दो एक्शंस का जिक्र हो, ये दो एक्शंस का जिक्र है, जितना ऊपर उठा उतना ज्यादा धड़ाम से गिरेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा बिल होगा। यानी दो एक्शंस का जिक्र हो और दोनों इनवर्सली या अगर आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों तरफ क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ आर्टिकल द। दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री और उसके साथ आर्टिकल द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, हाई का है, द हाई का कंपैरेटिव डिग्री, द हायर योर बिल विल बी। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द हायर योर बिल विल बी। ठीक है, पहाड़ की बात अगर मैं करूं, चलो एक ट्रांसलेशन करके दिखाना। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड बढ़ेगा। चलो ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो। अच्छा, ऑप्शन गलत दिया है बुक में, मैं देख लेती हूँ भी। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक बढ़ेगा। बिल्कुल रोशनी, स्टेनोग्राफर में बेटा 100 में 90 से कम आ जाए फिर बात करना मुझसे, जल्दी बताओ। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होगा, उतना ठंडा होगा। ट्रांसलेशन करो। किशन, श्रुति, वेरी गुड। अंकुश करो, उसका तो तुम्हारा, इसका तुम लोग ये मत करना मैम वर्ड्स याद नहीं होते। बेटा बुढ़ापे में याद खत्म हो जाता है करने का शक्ति। तुम सब बूढ़े हो गए क्या? है? जितना ऊपर जाओगे द हायर यू गो, उतना ठंड बढ़ेगी। द हायर द कोल्डर इट गेट्स। इट क्यों लगाया भाई? मौसम वगैरह के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत इट से ही करते हैं। द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स। देखो समझ में आ गया? देखो, जब दो एक्शंस का जिक्र हो, यस, एक एक्शन दूसरा, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो,
तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे प्लस आर्टिकल द लगाओगे। हो गया? चलो अब हम आएंगे 6, 7, 8, 9 पे। जरा देखो ध्यान से 6, 7, 8, 9। दिस इज द बेस्ट डिश। ओके, द बेस्ट डिश। डिश नाउन है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, जो अभी आपको बता दूं मैं। एडजेक्टिव कहता है गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, बेस्ट जो है यानी जो सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसके साथ आर्टिकल द आता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं भैया, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ठीक है? अब मुझे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताना। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। बताओ तो। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, बताना। ना बेटा, तुक्का लगाने का ट्रिक मेरे पास नहीं। इंग्लिश अगर मीडियम के हो तो थोड़ा बहुत तुक्का लगाओगे तो सही भी हो जाएगा। जल्दी बताना। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। वेरी गुड किशन, वेरी गुड मधुर। वाह शशांक, अंकिता, कोमल, शालू, अरे अंकुश, सबने जवाब देना शुरू कर दिया। बस देखो द लगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, मैंने शुरू में बता दिया आपको कि नाउन है तभी तो आर्टिकल द लगा है। नाउन है यहां पे तभी तो आर्टिकल द लगा है। अगर मैं कहूं कि भाई हमें वेल का सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, वेल होता है बेटा एडवर्ब। देखो वर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। ये सर्व्ड मतलब परोसना, स्टूड का मतलब आना या खड़ा होना। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड है, यहां पे द मत लगा देना, यहां पे द नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। बेटा एडवर्ब बता रहा है वर्ब की विशेषता, वहां पे कोई नाउन वाउन नहीं है।
तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द इसीलिए लगा क्योंकि ये नाउन के साथ है। यहां पे मैं कह रही हूं वो क्लास में फर्स्ट आया, आना मतलब वर्ब, ही केम फर्स्ट या ही स्टूड फर्स्ट। अगर वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। बेटा एडवर्ब के साथ आर्टिकल द नहीं आएगा। अब पूछोगे वो भी तो सुपरलेटिव डिग्री था, उसके साथ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है और बेसिकली आर्टिकल नाउन के लिए आ रहा है, वर्ब के लिए नहीं आ रहा। देखो एक मिनट का ब्रेक देना बेटा। चलो चलो बेटा, एक मिनट में, एक मिनट का ब्रेक बोलती, तुम लोग कहते 1 मिनट हो गया था। तो थोड़ा सा बच्चे की जान लोगे? हाँ, कितना पढ़वाओगे हमसे? चलो, कितना परेशान। श्रुति हो गया मैम, हो गया मैम, क्या हो गया तुम्हारा? अब सुनो, यहां तक खत्म बेटा। ये जो 10 से लेकर 22 तक है उसको पढ़ने के लिए पहले आपको ये देखना है 10 से लेकर 22 तक के लिए, मतलब सॉरी 16 से लेके 10 से लेके, एक सेकेंड यार, हाँ 10 से लेके 22 तक है। चलो ये देखो बड़े ध्यान से, ऊपर वाला और उसके बाद नीचे क्या पूछ रहे हो बेटा? इंटरमीडिएट में 50% है, उससे क्या फर्क पड़ेगा सचिन? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या बेटा, वॉल्यूम 1 कर लो ना, 10 में से 9 उसी में से आ जाता है और याद नहीं रहेगा, वो फिर से रिवाइज करना पड़ता है। वो तुम्हारी अकेले की बीमारी नहीं है, वो यूनिवर्सल बीमारी है याद नहीं रहने के। देख लिया? सुनो, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ फ्यू लगाते, अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम क्या, फ्यू की जगह पे लिटिल लगाएंगे। ये देखो लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू। ओके, कितना फ्यू है, कैसा है? संख्या में कम है लेकिन है, संख्या में कम है लेकिन है। ओके, तब अ फ्यू लगाओ। संख्या में कम है लेकिन है, मतलब पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो अ फ्यू। संख्या में इतना कम कि आप उसको ना ही मान के चलो तो फ्यू।
बहुत कम है, एकदम ना के बराबर मान के चलो, तो फ्यू या वेरी फ्यू। सचिन क्या हुआ? फ्यू या वेरी फ्यू। और संख्या में कम नहीं, मात्रा में कम है, लेकिन भाई है थोड़ा सा है, ज्यादा बहुत कम है लेकिन है कम से कम। तब अ लिटिल। मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर है, लिटिल। ओके, लेकिन अगर मान लो हम जिनकी बात कर रहे हैं कि संख्या में कम है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बगल में दिया, तब वो डेफिनेट हो गया ना। कौन से दोस्त? जो मेरे बचपन के दोस्त थे। कौन सा पानी? वो जो थोड़ा सा पानी मैंने रखा था जग में। तो यानी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसके बारे में एडिशनल दिया हो, तो द फ्यू और द लिटिल। समझ में आया? कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। 10 से लेकर 22 तक कर लेना, तो 10 से लेकर 22 तक। हो गया ना किशन? ऐसा कोई घुट्टी नहीं होता जिससे आपको वो क्या भी याद हो जाए। आपको याद करोगे, भूलोगे, फिर याद करो, फिर भूलो, वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड बेटा कहीं ना कहीं वो सेव्ड रहता है, स्टोर रहता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर। डॉक्टर ने एडवाइस क्या किया होगा कि कुछ एक दिन रेस्ट करो। ना के बराबर दिन रेस्ट करने थोड़ी बोलेगा, कहेगा कुछ एक दिन रेस्ट करो। बेटा फ्यू डेज का मतलब हुआ ना के बराबर दिन। देखो डेज काउंटेबल नाउन है, इसके साथ तो फ्यू लगाओगे, लेकिन कुछ एक दिन रेस्ट करने कहेगा ना, तो अ फ्यू डेज। ठीक है। द शो वॉज कैंसल्ड। एक बात बताओ, शो कैंसिल क्यों किया जाएगा? ना के बराबर लोग आएंगे देखने, तभी ना शो कैंसिल होगा। इसका मतलब पीपल तो काउंटेबल नाउन है, इसके साथ तो लिटिल लगेगा नहीं, फ्यू लगेगा। लेकिन आप यही तो कहोगे ना के बराबर लोग आए थे देखने। फ्यू पीपल या वेरी फ्यू पीपल, दोनों में से कुछ भी चलता। डैश फ्रेंड्स whom I trusted। बेटा कौन से दोस्त, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि जिन पर मैंने विश्वास किया था वो दोस्त, यानी पॉइंट आउट कर रहे हो जो कुछ एक दोस्त जिन पर मैंने विश्वास किया था वो जरूरत के समय पर छोड़ के चले गए। द फ्यू फ्रेंड्स, यानी द लगा क्यों? क्योंकि फ्यू के साथ द इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पे फ्रेंड्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और फ्रेंड्स काउंटेबल है, इसके लिए उसके साथ फ्यू लगा। पुलिस मस्ट हैव डैश सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता इसको कहते हैं, है ना? तो अ लिटिल सेंसिटिविटी चाहते हो यार, पर पुलिस एकदम निर्मम नहीं हो, उनमें भी थोड़ी सी संवेदनशीलता होनी चाहिए। द पुलिस मस्ट हैव अ लिटिल। अ लिटिल क्यों? क्योंकि थोड़ी सी होनी तो चाहिए। द डॉक्टर लॉस्ट डैश होप दैट दे हैड। कौन सी उम्मीद?
भाई जो थोड़ी सी उम्मीद उनमें बची हुई थी, द लिटिल होप। जब आप उस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखोगे, जब पीड़ित को, विक्टिम को उन लोगों ने देखा, उनको जो थोड़ी उम्मीद थी कि हम बचा ले जाएंगे इसको, वो भी निकल गई। पीड़ित की हालत इतनी बुरी थी, है ना। जब निर्भया आई थी वहां पे हॉस्पिटल में, तो निर्भया, देखो जब होता है ना, शुरुआत में कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो आदमी को खुद महसूस नहीं होता कि हमारा सिचुएशन कितना खराब है। तो जब उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे दिया गया, फर्स्ट जो था एड वगैरह, और जब उसको लिटाया गया, तो वो पूछी कि मैं कब जा सकती हूँ घर वापस। लेकिन जब उसका इंजरी देखा और डॉक्टर ने जब उसको स्कैन किया, तो पता उसका क्या दिखा? जो ये कमीने थे, जो चारों 5 थे, एक तो खैर जुवेनाइल के चक्कर में छूट गया, पता नहीं कहाँ वो क्या करेगा फिर से कांड। पता इन लोगों ने क्या किया था, उसका जो इंटेस्टाइन था ना, वो खींच के निकाल लिया था। यानी निर्भया का पूरा इसोफेगस से लेकर, मतलब स्टमक या कहीं से लेकर पूरा इंटेस्टाइन मिसिंग था। उसका जब इंटरनल स्कैनिंग हुआ, डॉक्टर समझ गई थी कि ये बच नहीं पाएगी, ठीक है। और उसने अपनी माँ से कहा था कि उन लोगों को मत छोड़ना जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। इसलिए उसकी माँ लास्ट मोमेंट तक, मतलब जिस दिन उन लोग को फांसी चढ़ा है ना, उसके एक रात पहले सुप्रीम कोर्ट खुला था आखिरी हियरिंग के लिए, वहां तक वो चली गई थी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लगता था कि यार उसके वाइफ, उसके मतलब उसकी माँ, जो विक्टिम्स थे, जो एक्यूज थे, उन लोगों ने इसके पैर पर गिर गिर के कि बस इसको किसी तरह से माफ कर दो, लेकिन ये नहीं छोड़ी। तो कभी कभी लगता था यार ठीक है, इतने सालों तक अंदर रहा, अब इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर अपने आप को उसकी माँ की जगह पर रख के मैं सोची हूँ कि जब बेटी कहेगी डेथ बेड पे कि माँ उसको मत छोड़ना, तो वो कोई माँ नहीं छोड़ेगी, चाहे वो वहां पर भीख मांग ले या पैर पड़ ले, कुछ कर ले। तो वही चीज मैं कह रही हूं कि डॉक्टर्स ने जब विक्टिम को देखा, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी डॉक्टर्स को कि उसको हम बचा ले जाएंगे, वो भी खत्म हो गया। द होप, कौन सा होप? जो डॉक्टर्स के अंदर था कि हाँ बचा ले जाएंगे, इतनी उम्मीद थी, ठीक है। अब आओ 15th में, डैश नॉलेज। देखो नॉलेज की बात हो रही है, तो नॉलेज के साथ ऐसे तो लिटिल लगाओगे क्योंकि अनकाउंटेबल होता है ज्ञान। लेकिन अनलिटिल क्यों लिखा मैंने, लिटिल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग का मतलब हुआ नीम हकीम खतरे जान। जब नॉलेज कम होता है ना, तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे, और नॉलेज अगर थोड़ा बहुत है तो क्या करेंगे, खुद ही अपना इलाज करने की कोशिश करेंगे, और फिर अध कचरा ज्ञान से क्या करेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। बेटा शालू नाबालिग अब बालिग हो गया था, क्या बात कर रही हो? जैसे मैं पकड़ा गया है ना, उस समय 17 साल 6 महीना एज था, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही बालिग हो गया था वो, ठीक है। वही कहे ना, बालिग उसी समय हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कुछ नहीं कर सकती हो, कानून ही ऐसा है। भाई हमारा तो मानना है कि जब आप बालिग वाले कांड कर सकते हो तो नाबालिग काहे कहला रहे, है ना। चलो, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? कुड यू गिव मी अ लिटिल वाटर? क्योंकि आप जब पानी मांगोगे तो ना के बराबर पानी थोड़ी मांगोगे, थोड़ा सा पानी मांगोगे ना। हम्म, he looked blank, चेहरे पे कोई भाव ही नहीं था उसका।
he had dash clue what was going on. बेटा जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना कि क्या होने वाला है, तो आपके चेहरे पर ब्लैंक लुक रहता है, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. As he had little clue. Clue मतलब अंदाजा. उसको कुछ अंदाज ही नहीं था कि क्या होने वाला है. ठीक है. I have dash money. I can't buy anything. भाई मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं. I have little money. तभी तो कह रहा मैं कुछ नहीं खरीद सकता. I have little money का मतलब हुआ मेरे पास ना के बराबर पैसे. My teacher advised me to prepare dash more chapters. बेटा chapters तो few लगाओगे countable के साथ. और few more chapters कि कुछ एक और chapters prepare कर लेना, इससे शायद पास ना कर पाओ. क्ल्यू का मतलब बेटा अंदाजा जैसे कहोगे, है ना. कि मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था क्या हो रहा है, इसीलिए वो आदमी बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था. The lockdown was imposed strictly. बहुत सख्ती से लागू किया गया था. ना के बराबर लोग दिख रहे थे रोड्स पे. बोलोगे मैं कुछ एक तो दिखते थे. बेटा मेरा मीनिंग समझो. सख्ती से लागू किया गया था. जब सख्ती से लागू किया गया इसका मतलब ना के बराबर लोग दिख रहे थे. शो को कैंसिल कर दिया गया, इसका मतलब ना के बराबर लोग आए थे तभी तो. डैश बुक्स दैट आई हैव. अच्छा कौन से बुक्स? वो बुक्स जो मेरे पास थे, जो मेरे पास है. इसलिए द फ्यू बुक्स. जब आप उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हो तो द लगाते हो. और अगर वेरी वर्ड लगा है तब तो मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है. वेरी के बाद तो फ्यू या वेरी के बाद लिटिल ही आएगा. यहां पे क्योंकि बुक्स है काउंटेबल नाउन है, इसीलिए फ्यू आया. नहीं रोशन, पैसे गिन नहीं सकते. अब रुपीस डॉलर्स काउंट कर सकते हो, कॉइन्स काउंट कर सकते हो. ठीक है ना. मनी इज अनकाउंटेबल नाउ. रुपीस डॉलर्स ये सब काउंटेबल है. ठीक है. चलो आज हम 22 तक कर लिए हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे. पीडीएफ क्यों खोल दिया मैंने? चलो आज हम क्लोज टेस्ट करेंगे. जल्दी देखना एक बार, फिर मैं समझाऊंगी आपको. 5 है और इनके जरा एक बार चेक कर लो क्या है.
सोच के बनाना ठीक से, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपका सोच और समझ पे निर्भर करता है। इसका पहले मीनिंग समझने की कोशिश करना। देख लिया? नेवरदीलेस का मतलब होता है बेटा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। नेवरदीलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहा है। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द eviction of dash fish enclosure. After thousands of hectares of Chilka Lake was made dash free, dolphin found unobstructed area for movement. Dash due to COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another. एक बार जब मैंने रीड किया तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो इरावदी डॉल्फिन की बात हो रही है चिल्का लेक में, उसका पॉपुलेशन का मतलब उसकी संख्या की कुछ बढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि ये अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया उनको मिला, यानी कि जहां पे बिना रोक टोक वो मूवमेंट कर सके। फिर कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया, ऐसे में टूरिस्ट बोट्स वगैरह कम हो गए, और उसके बाद डॉल्फिन को एक पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर मूव करने की सुविधा हो गई। तो इसीलिए कुछ इसकी कुछ मतलब बढ़ने वगैरह की बात कर रही है ना। चलो एक बार देखते हैं। एक बार मैंने जब रीड किया तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। The rise in the Irrawaddy dolphin dash in Chilka can be attributed to the eviction of dash fish enclosures. भाई डॉल्फिन का क्या हुआ होगा? पॉपुलेशन में राइज होगा ना यार। अब डॉल्फिन का नेटिव्स थोड़ी होता है, हम इंसान का इनहैबिटेंट्स की बात करते हैं, उसका एक जाति की बात करते हैं, क्लैन की बात करेंगे। भाई डॉल्फिन का तो सीधा सीधा पॉपुलेशन होगा। कैन बी एट्रीब्यूटेड, उसका जिम्मेदार कौन है? टू द एविक्शन ऑफ, एविक्शन मतलब हटा देना, ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। बेटा फिश पकड़ने के जो एनक्लोजर्स होते हैं, याद रखना ये लीगल या इलीगल होते है ना। यहाँ पे जो चिल्का लेक में जो डॉल्फिन पॉपुलेशन बढ़ा है ना, उसका एक रीजन तो है कि जो इलीगल फिश एनक्लोजर्स थे वो हट गए। ठीक है, इलेजिटिमेट का मतलब तो नाजायज होता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिश एनक्लोजर का जिक्र थोड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन में। After thousands of hectares of Chilka Lake were made
डैश फ्री। अब हजारों हजार एक्टर्स जो चिल्का लेक के थे वो क्या बना दिए गया, क्या फ्री, ट्रेसपास फ्री, एनक्रोचमेंट फ्री। एनक्रोचमेंट कैसे होगा यार, ट्रेसपास होना चाहिए था यहाँ पे। चलो एक बार देखने दो मुझे। डॉल्फिन फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, यानी कि चिल्का लेक में थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स को रोक दिया गया कि आप वहां पे इलीगल तरीके से आप उसमें घुसपैठ नहीं करोगे। बेटा यहाँ ट्रेसपास होना चाहिए था। एनीवे देखते हैं। इरावडे डॉल्फिन फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, यानी उनको मूवमेंट के लिए अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, बहुत ज्यादा एरिया मिल गया। डैश ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, साथ ही साथ मोर ओवर, साथ ही साथ लॉकडाउन जो हुआ ना, देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स, यानी कि इसके साथ साथ एक और बेनिफिट हुआ कि कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया। इससे टूरिस्ट बोट्स कम हो गए चिल्का लेक में, विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन। क्या किया था डॉल्फिन के, डॉल्फिन को हेल्प किया, फेवरेबल हुआ डॉल्फिन के लिए भाई। तो कंड्यूसिव होगा जिसका मतलब होता है फेवरेबल, ठीक है। डॉल्फिन के ये फेवरेबल हुआ कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ लेक मूव करके जा सके, ठीक है। ठीक है, चलो एक इंक्रोचमेंट वाला मुझे आंसर देखने देना। नेक्स्ट आओ। ट्रेस पास का मतलब होता है घुसपैठ करना, एनक्रोच का मतलब होता है वो कब्जा करना। अब चिल्का लेक एनक्रोच करना यानी कब्जा करने की बात कैसे होगा। एनक्लोजर का तो मतलब होता है बेटा जहां पे उसको पकड़े जाते हैं, वो वहां पे उनको क्लोज करके रखा जाता है। थर्ड वाला देख लूंगी बेटा मैं, आंसर देखने दो मुझे पहले। चलो पहले तो हम देख ले इसका मीनिंग क्या है। The importance of physical exercise in dash the incidence of heart attack cannot be underestimated. फिजिकल एक्सरसाइज का आपको पता ही है हार्ट के अटैक्स के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप कम करके नहीं आंक सकते, यानी अंडर एस्टिमेट मतलब हुआ कम करके आंकना। The rise of heart attacks has been attaining dash proportion in recent times. आप राइज ऑफ हार्ट अटैक्स है ना, यानी हार्ट अटैक में जो राइज हो रहा है नंबर में,
डैश प्रपोर्शन इन रीसेंट टाइम एक ग्रेव कंसर्न है, बहुत चिंता का विषय है, स्पेशली टू द मेडिकल डैश, जो मेडिकल डैश के लोग हैं या मेडिकल डैश के लिए चिंता का विषय है। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग सबसे अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज का तरीका है। कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, मनी नहीं चाहिए, मटेरियल या फिर डैश ऑफ ए क्लब। आपको क्लब में भी कोई मेंबरशिप की तो जरूरत नहीं पड़ती, क्लब में जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना। चलो देखिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। फिजिकल एक्सरसाइज होगा ना तो हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स में कमी आएगी, इन मिनिमाइजिंग, वो कम करेगा इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक जो मिनिमाइज होगा उसमें उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन, भाई बहुत भयंकर प्रोपोर्शन ये हो रहा है। अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो अनुपात हो रहा है, रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हो गया है। ग्रेव कंसर्न है, स्पेशली टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। बेटा मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि भाई अचानक आदमी आता है, उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ना। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स, जिसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, आपको जिम की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं चाहिए या कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए क्लब का, बस आप चलिए तो वो सबसे अच्छा मोड ऑफ एक्सरसाइज है जो बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ है। ठीक है, कैपेशियस का मतलब होता है बेटा कैपेसिटी जिसमें हो, यानी कि विशाल जिसको कहोगे, है ना। कैपेसिटी होता है तो कैपेशियस होता है। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा आज इतना ही रहने दो क्योंकि मेरा ऐसे भी सर दर्द कर रहा है आज। कल आपको फिर आगे बढ़ेंगे इसी में। अभी मैं क्लोज टेस्ट काफी कराऊंगी आपको, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो आज। अलार्मिंग का मतलब होता है बेटा चिंताजनक, बहुत ज्यादा। ठीक है, बढ़ गया है, तुम लोग कैसे लिख दोगे?